बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। और आपका जो एनुअल पेपर होगा 2025 का, वो पेपर इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक आएगा। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 तक कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन बी का उसको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 क्या है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। इससे पहले भी स्टूडेंट आपको बताया है कि अब जो 2025 का पेपर होगा मैथमेटिक्स का, उसमें जो चॉइस गिवन होगी वो हर पार्ट के साथ गिवन होगी। जैसे पार्ट 8 है तो पार्ट 8 में 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, दोनों में से आपने कोई एक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वो क्या है, इन द एडजेसेंट सिमिलर फिगर्स, यानी 2 सिमिलर फिगर बनाई गई हैं आपके सामने क्वेश्चंस के अंदर। आपने क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें जो वैल्यू ऑफ एक्स है उसको फाइंड करना है, एंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V2। और जो वॉल्यूम V1 है और V2 है उसको आपने क्या करना है, फाइंड करना है। यानी वॉल्यूम V1 और V2 के दरमियान जो रेशियो है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे ये समझते हैं कि सिमिलर फिगर किससे कहते हैं, यानी 2 फिगर्स कब सिमिलर कहलाएंगी। 2 or more than 2 figures are said to be similar if they have same shape। यानी 2 या 2 से ज्यादा फिगर्स जो हैं वो सिमिलर कहलाएंगी अगर उनकी शेप सेम हो, लेकिन साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली स्टूडेंट आपने अपनी बुक में 2 टाइप्स की फिगर पढ़ी हुई है। एक होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दूसरी होती है सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होती हैं जिनमें साइज भी सेम होता है और शेप भी सेम होता है। यानी 2 फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज होगा। और अगर सिमिलर फिगर की डेफिनेशन कहेंगे तो क्या होगा, 2 फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 फुटबॉल हैं और दोनों फुटबॉल की शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फुटबॉल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन अगर एक फुटबॉल का साइज बड़ा है, दूसरे फुटबॉल का साइज छोटा है, लेकिन दोनों शेप में क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे कि दीज आर सिमिलर फिगर्स कहेंगे। और याद रखें कि जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उसमें हमेशा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स में जो रेशो होती है वो सेम होती है। तो हम बाय यूजिंग द रेशो, डेफिनेशन ऑफ रेशो इन द सिमिलर फिगर, हम यहाँ पर जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनको फाइंड करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर 2 सिमिलर फिगर्स बनाई गई हैं। जो फर्स्ट फिगर है इसको लेट्स सपोज मैं फिगर 1 का नाम देता हूं, जो ग्रेटर फिगर है इसको मैं फिगर 1 का नाम देता हूं, और जो स्मॉलर फिगर है इसको मैं फिगर 2 का नाम देता हूं। तो आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। और अगर सिमिलर फिगर्स हैं तो फिर इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशो होगी उसको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रेशो कहते हैं स्टूडेंट, लेट्स सपोज जैसे A रेशो B है तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं, और A रेशो B मींस डिवाइड A डिवाइडेड बाय B होता है। यानी A रेशो B का मतलब होता है A को डिवाइड करें किससे, B के साथ। अब चूंकि हम कह सकते हैं एज फिगर 1 एंड फिगर 2 आर सिमिलर, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में जो रेशो है उसको सेम होना चाहिए। तो इधर देखें जो फर्स्ट फिगर है उसमें ये जो हाइट है जिसको फिगर के अंदर गिवन है 4 सेंटीमीटर है, इसको हमने h1 कहा है। सेकंड फिगर में जो हाइट है उसको हमने h2 कहा है, और वो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो इट मींस कि मैं
हाइट में अगर रेशो ले लूं यानी h1 डिवाइडेड बाई h2 करूं या इसको h1 रेशो h2 भी कहा जाएगा, ये इक्वल होना चाहिए। अब फर्स्ट फिगर के अंदर जिस साइड को हमने फाइंड करना है ये वाली साइड है, इसको इसने क्या नाम दिया है, x का नाम दिया है। और सेकंड फिगर में इसकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड है उसकी लेंथ गिवन है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है और इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड ये है। तो इट मींस के x डिवाइडेड बाय 4, लेट्स सपोज मैं इस x को a1 कह देता हूं, इस साइड को मैं सेकंड फिगर में इस साइड को क्रॉसपोंडिंग साइड को a2 कहूं तो h1 डिवाइडेड बाय h2 किसके इक्वल होगा, a1 डिवाइडेड बाय a2 के इक्वल होगा। यहां से अगर हमने a1 फाइंड करना हो तो a2 सेकंड साइड पे जाके h1 और h2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस के a1 उसने क्या कहा हुआ है x है तो x फिर किसके इक्वल आएगा, a2 इंटू h1 डिवाइडेड बाई h2 आ जाएगा। अब आपके पास a1 की आपने a1 फाइंड करना है और a2 की वैल्यू गिवन है फिगर के अंदर, वो क्या है 4 सेंटीमीटर है और h1 की वैल्यू गिवन है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है और इसके साथ साथ h2 की वैल्यू भी गिवन है वो क्या है, सेकंड फिगर में हाइट ऑफ सेकंड फिगर है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर है। तो इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x किसके इक्वल आएगा, a2 इंटू h1 है तो a2 हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, h1 हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर है और डिवाइडेड बाय h2 है तो h2 की वैल्यू फिगर में क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये 2 1 2 2 2 4 तो इट मींस के 4 2 8 तो इसका मतलब है जो x है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसकी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम v1 एंड v2। लेट्स सपोज जो फर्स्ट फिगर है उसके वॉल्यूम को हम v1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड फिगर के वॉल्यूम को हमने v2 के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो v1 डिवाइडेड बाय v2 इक्वल होगा h1 डिवाइडेड बाय h2 होल क्यूब के, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, यानी वॉल्यूम हमेशा क्यूबिकल यूनिट में मेजर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो h1 और h2 में जो रेशो का क्यूब होगा वो वॉल्यूम v1 और v2 की रेशो के इक्वल होगी, यानी रेशो बिटवीन वॉल्यूम v1 एंड v2 विल बी इक्वल टू द क्यूब ऑफ रेशो बिटवीन h1 एंड h2 होगा। तो यहां पर हमें h1 गिवन है तो h1 हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है तो इसको हम पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय h2 गिवन है, h2 क्या है 2 सेंटीमीटर है तो ये होल क्यूब एज इट इज आएगा। तो 2 2 4 होता है तो इट मींस कि v1 डिवाइडेड बाय v2 किसके इक्वल आएगा, 2 क्यूब के इक्वल आएगा। तो 2 क्यूब किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहां से v2 सेकंड साइड पे जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब यह है कि v1 किसके इक्वल आएगा, 8 इंटू v2 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है द वॉल्यूम ऑफ लार्जर सॉलिड इज 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर साइड होगा, यानी जो लार्जर वॉल्यूम है, जो लार्जर सॉलिड है, जो बड़ा सॉलिड है उसका वॉल्यूम स्मॉलर सॉलिड से कितना बड़ा है, 8 टाइम्स बड़ा है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे बिटवीन वॉल्यूम एंड v1 एंड v2। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, v1 डिवाइडेड बाय v2 किसके इक्वल आ गया है, यहां से देखें 8 आ गया है। तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 8 1 होता है। तो इसका मतलब है v1 डिवाइडेड बाय v2 को आप v1 रेशो v2 भी लिख सकते हैं और ये किसके इक्वल होगा, 8 रेशो 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम v1 है और v2 इन दोनों में रेशो क्या है, 8 रेशो 1 है। इट मींस के वॉल्यूम v1 इज 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम v2 होगा, यानी जो फर्स्ट फिगर है उसका वॉल्यूम सेकंड फिगर से कितना बड़ा है, 8 टाइम्स बड़ा है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे बिटवीन वॉल्यूम v1 एंड v2। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आपके सामने मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, अ फेयर डाई इज रोल्ड 75 टाइम्स, यानी एक फेयर डाई है
उसको रोल किया जा रहा है कितने टाइम्स, 75 टाइम्स रोल किया जा रहा है। एंड 5 अपीयर्स अप 20 टाइम्स, और इसमें जो 5 आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 20 बार आ रहा है, यानी 20 टाइम्स आ रहा है। यानी जो फेयर डाई के ऊपर जो 5 डॉट होता है वो कितने टाइम्स अपीयर होता है, 20 टाइम्स अपीयर होता है। What is the relative frequency of appearing any number up except 5? आपने ये फाइंड करना है कि 5 के अलावा जो भी नंबर होगा उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट इन अदर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। यानी जो प्रोबेबिलिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसी इवेंट के वाक़े होने से पहले, यानी किसी इवेंट के हैपन होने से पहले जो उसके चांसेस ऑफ अकरेंस निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और आफ्टर द इवेंट अकर्ड जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बाय फार्मूला ये किसके इक्वल होती है, किसी भी इवेंट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट occurring divided by total number of trial in an experiment, total number of trial. This is the formula to find the relative frequency. अब यहां पे देखें ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो कितने हैं आपके पास, यानी जो डाई को टोटल नंबर ऑफ ट्रायल किए जा रहे हैं, डाई को रोल किया जा रहा है, टोटल कितने टाइम्स रोल किया जा रहा है, 75 टाइम रोल किया जा रहा है। तो इट मींस के टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इक्वल होंगे 75 के इक्वल होंगे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट कितने हैं, यानी इवेंट है 5 के, यानी अपीयरिंग ऑफ 5 इज द इवेंट, और 5 कितनी टाइम अपीयर हो रहा है, 5 अपीयर हो रहा है 20 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो इट मींस के फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट कितने होंगे, 20 होगी। अब हम जरा देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट कितने होंगे, 20 टाइम्स होंगे। अब हमने इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या फाइंड करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट अपीयरिंग 5, यानी 5 की अपीयर होने की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 5 जो इवेंट है उसकी अपीयर होने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट कितने हैं, वो है आपके पास 20 टाइम 5 अपीयर हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, 75 है। तो हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 75 से। तो ये आपके पास 5 4 20 होता है, 5 1 5, अब आपके पास 2 कैरी आ गया, 5 5 25 हो जाएगा। तो इट मींस के जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ अपीयरिंग 5 दैट इज 4/15 है। अब आपसे क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग एनी नंबर अप एक्सेप्ट 5, यानी 5 के अलावा किसी और नंबर के आने की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। तो याद रखें जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है यानी वो हमेशा 1 के इक्वल होती है, और जो 5 के आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, वो 4/15 होती है। यानी फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम किसी इवेंट की फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो 1 हो सकती है, और मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो 0 हो सकती है। इसका मतलब है कि किसी भी इवेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी। तो इसका मतलब है इवेंट कोई भी हो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो क्या होती है, वो 0 होती है, और जो बाकी इवेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगी। तो इट मींस कि जो 5 की फ्रीक्वेंसी है वो 4/15 है। अगर 1 में से हम 4/15 को माइनस करेंगे
तो उन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो 5 के अलावा होंगे। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पे लिख सकता हूं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ appearing any number except 5 is equal to 1 minus 4 by क्या होगी 15 होगी। तो दैट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग एनी नंबर एक्सेप्ट 5 आएगा। तो इसमें हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 को एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस 4 क्या होगा 11। तो इट मींस कि किसी और नंबर यानी 5 के अलावा किसी और नंबर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 11/15 होगी। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल। और फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 एंड सेकंड पॉलिनोमियल इज 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। स्टूडेंट आपके पास दो पॉलिनोमियल्स यहाँ पर गिवन है और आपने इन दोनों पॉलिनोमियल्स का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो याद रखें कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय डिवीजन मेथड। तो हम यहाँ पर इन दोनों पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो आइए देखते हैं कि बाय डिवीजन मेथड इन दोनों का एचसीएफ किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो सेकंड पॉलिनोमियल को हमने डिवाइडेंड रखना है यानी 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 को, और जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 को डिवाइडेंड रखना है और इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखें कि जो डिवाइडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2x क्यूब है और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है x क्यूब है। तो इट मींस कि x क्यूब को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 2x क्यूब आता है। तो ये 2 इंटू एक्स क्यूब क्या होगा 2x क्यूब होगा। अब 2 को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जार 4x स्क्वायर होगा। फिर इसी तरीके से 2 इंटू माइनस 4x क्या होगा 8x होगा माइनस 2 8 जार क्या होता है 16 होता है, तो ये माइनस 16 होगा। अब हम इसको प्लस करें, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा। तो ये 2x क्यूब और माइनस 2x क्यूब क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। 7 माइनस 4 करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है 3x स्क्वायर के, और 4x प्लस 8x किसके इक्वल आता है 12x के इक्वल आता है। माइनस 4 प्लस 16 किसके इक्वल होगा प्लस 12 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट जैसे ही ये रिमाइंडर जो आ रहा है इसकी डिग्री अगर इस डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए तो फिर रिमाइंडर को हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिवाइजर बनाना होगा और जो पहले डिवाइजर था इसको डिवाइडेंड बनाना होगा। लेकिन ये देखना होगा क्या ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसमें कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें देखें आपके पास 3 कॉमन है इन तीनों टर्म्स में। तो मैं अगर टेकिंग कॉमन 3 यानी अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं क्या कॉमन 3 ले लूं तो ये 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस 3 4 जार 12x प्लस 3 4 जार 12। तो इट मींस कि ये क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास कॉमन लेने के बाद ये जो पॉलिनोमियल बना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसको आपने डिवाइजर बनाना है। और जो पहले डिवाइजर था यानी क्या था x क्यूब प्लस 2 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इसको क्या बनाना है डिवाइडेंड बनाना है। अब आपने डिवीजन करनी है तो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है, डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म x क्यूब है। तो इट मींस कि x को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब आता है। अब x को 4x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4x स्क्वायर आता है प्लस 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x होगा। फिर ये प्लस माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस तो इट मींस कि ये माइनस 2x स्क्वायर आएगा, ये माइनस 8x आ जाएगा
और ये -8 एज इट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी डिग्री 2 है और जो डिवाइजर है इसकी डिग्री भी 2 है, तो हमने डिवीजन को कंटिन्यू रखनी है। तो जो डिवाइडर है उसकी फर्स्ट टर्म -2x² है और यहाँ पे जो डिवाइजर है उसकी फर्स्ट टर्म x² है, तो इट मींस कि x² को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² आएगा, तो इसको यहाँ पे राइट करेंगे। अब -2 को +4x के साथ मल्टीप्लाई करें -8x आएगा, -2 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करें -8 आएगा, तो ये प्लस प्लस ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये जो डिवाइजर है x² + 4x + 4 दैट विल बी द HCF ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स आएगा। तो इट मींस के इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो HCF होगा, इन दोनों पॉलिनोमियल्स का वो क्या होगा, वो होगा x² + 4x + 4 होगा। तो इस तरीके से हम HCF क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इन दोनों पॉलिनोमियल्स का। अब आपके पास पार्ट 9 का सेकंड क्वेश्चन है, इन अ 50 आवर्स क्रिकेट मैच एवरेज स्कोर्ड बाय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फॉर डिफरेंट सेशन ऑफ द इनिंग इज गिवन बिलो। द स्कोर इज 0 to 10 आवर 12 रन पर आवर है, 11 to 35 आवर्स 6 रन पर आवर है, एंड 36 to 50 आवर्स 13 रन पर आवर। फाइंड एवरेज रन स्कोर्ड बाय 13 इन एन इनिंग सॉरी इवनिंग नहीं है, ये इनिंग है। अब आपके पास स्टूडेंट यहां पर जो एवरेज रन है 0 to 10 आवर वो कितने 12 रन है, और 11 से लेकर 35 आवर तक जो एवरेज रन है वो कितने हैं 6 रन है, और जो एवरेज रन है फ्रॉम 36 to 50 वो कितने 13 रन है। तो आपसे कह रहा है कि इस इनिंग के जो एवरेज रन है उनको फाइंड करें। तो यानी हम इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो टेबल में ये बात हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो टेबल की जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें हम क्लासेस लिखेंगे, सेकंड कॉलम में क्या लिखेंगे, जो एवरेज रन है उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर थर्ड कॉलम में हम जो मिड वैल्यू है ऑफ द आवर्स उसको हम क्या करेंगे, यहां पर थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे। तो क्लासेस में जो आवर्स है 0 to 1 0 to 10 है, सॉरी 1 to 10 है, यानी फर्स्ट क्लास कहां से लेकर वो कहां तक होगी, 1 से लेकर 10 तक होगी। यानी जो आवर्स हैं 1 से लेकर 10 तक उसमें कितने रन बनते हैं, 12 रन बनते हैं, और 11 से 35 तक जो आवर्स हैं उनमें कितने रन बनते हैं, उनमें आपके पास 6 रन बनते हैं, और 36 से लेकर 50 आवर्स तक कितने रन बनते हैं, 13 रन बनते हैं। तो इट मींस के दीज आर द रन टेकिंग अकॉर्डिंगली आवर्स। अब हमने ये जो फर्स्ट क्लास है यानी फर्स्ट आवर है 1 से 10 तक, इनकी मिडल वैल्यू निकालनी है। तो इनकी मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये 11/2 आएगा। तो ये 2 5 = 10, तो इट मींस कि ये 5.2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्लास की मिड वैल्यू निकालेंगे, 11 + 35/2 होगा, तो 5 + 6 5 + 1 6 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 2 2 = 4 2 3 = 6, तो ये 23 आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट क्लास के अगर हम एवरेज मिड वैल्यू फाइंड करें तो 36 को 50 में ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 6 + 0 6 5 + 3 8, तो 2 4 = 8 2 3 = 6, ये क्या आ जाएगा आपके पास 43 आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट यहां पर फाइंड करना है एवरेज रन, तो उसके लिए 12 को हम सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x, अगर क्लासेस को मैं x के साथ रिप्रेजेंट करूं और रन को मैं f के साथ रिप्रेजेंट करूं, तो हम क्या फाइंड करेंगे, x × f फाइंड करेंगे।
यानी 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 के साथ, तो 12 को अगर 5.2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 5 2 ज़र 10, 1 कैरी गया, 5 1 ज़र 5 प्लस 1 6, तो ये 4 2 6 आ जाएगा, तो 62.4 आ जाएगा। सेकंड हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 को 6 के साथ, तो 6 3 ज़र 18, 1 कैरी गया, 6 2 ज़र 12 प्लस 1 13 आ जाएगा। फिर 13 को हम 43 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 1 3 ज़र 3, 1 4 ज़र 4, तो ये आपके पास 559 आ जाएगा। अब हमने इनको ऐड करना है, ऐड करके टोटल नंबर ऑफ आवर्स के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो एवरेज रन है वो आ जाएंगे। यानी 559 को अगर ऐड करें 138 के साथ तो 9 प्लस 8 17, 1 कैरी गया, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 1 6, इसके बाद 62.4 है तो ये 0.4 एज इट इज आ जाएगा। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 15, 1 कैरी गया तो 7, तो ये मीन्स के इनका जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 759.4 आएगा। अब हम एवरेज रन फाइंड करेंगे, तो एवरेज रन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, 759.4 को डिवाइड करना है किसके साथ, 50 के साथ, तो आपके पास इसके एवरेज रन आ जाएंगे। तो इसको आपने खुद अटेम्प्ट करना है, तो 50 को डिवाइड करके देखें कि क्या आता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका जो सेक्शन सी है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।